Hello students, welcome. Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will be discuss class 11th Physics, Chapter 7, Center of Mass and Rotational Motion. तो सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी। एंड क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में अगर हम बात करें तो इसमें हम दो कंडीशन पे बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें दिया कि बॉडी द जनरली कैन अंडरगोज ट्रांसलेशनल एज वेल एज द रोटेशनल मोशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी टू कंडीशन नीड टू द सेटिस्फाई। यानी इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम दो कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कि रिजिड बॉडी इज द सेड टू बी द इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट द रेस्ट और द मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी in a particular direction. For this, the net external force or the vector sum of all the external force acting on the body must be zero. तो अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो एल्जेब्राइक सम होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। नहीं, अब उसमें जैसे कि वीडियो में दिख रहा है कि दैट मीन्स ग्रैंड फोर्स अप्लाई ऑन द पार्टिकल भी इक्वल टू जीरो। आप इसको मैसेज सकते हैं एफ इक्वल टू, अब इस पार्टिकल को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो आई, तो ये हो जाएगा एफ आई इक्वल टू जीरो। अब इसमें दिया है कि इफ द इम्प्लाइज दैट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी देन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट ला दिया, जैसे मान लो कि अगर फोर्स है थ्री वे में ए एक्स वाई और जेड है, तो इस पर लगने वाला फोर्स हमारा क्या हो गया? एफ एक्स हो गया, इस पॉइंट पर एफ वाई हो गया और इस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया? एफ जेड हो गया। तो ऐसे केस में भी इसका जो सम होगा क्या होगा? जीरो होगा। तो अब कह रहा है कि ऑल द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी द बैलेंस आउट, सेम इज ट्रू फॉर द फोर्स अलोंग द वाई एंड जेड एक्सिस। तो इन दिस केस, तो अब यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's सेकेंड लॉ, जब एफ इक्वल टू जीरो होगा तो दैट मीन्स तो एम तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि एम इज द कांस्टेंट। तो उस केस में हमारा एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब ए जीरो हो गया तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी, यानी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और इसका रिजल्ट अगर जीरो है इसका तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? यानी 30 केज में हो जाएगा v इक्वल टू कांस्टेंट। तो v की वैल्यू कांस्टेंट हो गया, और जब ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ऑब्लिक इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। तो जब ये जीरो हो गया तो इट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इट विल बी द आइदर एट द रेस्ट और इट विल बी uniform motion along a straight line. The linear momentum will be the constant. The body will be have the zero linear acceleration. If the body is at a rest, equilibrium is the state of the static equilibrium. And if the body is the uniform motion equilibrium, they are the called dynamic equilibrium. तो अब कह रहा है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तब तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और यदि बॉडी रुका हुआ है, जैसे v इक्वल टू जीरो आया है, कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि बॉडी मूव विथ ए सर्टेन स्पीड। तो अगर उसका इनिशियल फाइनल दोनों सेम है तो ए जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में होगा हमारा क्या,
ये हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यदि वेलोसिटी 0 है तब इसके जमा होकर हमारा हो गया स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अब इस फर्स्ट कंडीशन में हम दो टर्म को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल यानी स्टेबल एंड अनस्टेबल, आर दे आर द नोन एज द स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम और डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन दूसरा हमारा पॉइंट आ रहा है, सेकेंड कंडीशन ऑफ equilibrium. A rigid body is set with a rotational equilibrium. If the body does not rotate or rotate with a constant angular velocity, for this we net external torque or the vector sum of all the torque acting on the body is 0. अब ऐसे केस में दिया है कि जैसे मान लो कि एक सिस्टम हमने लगाया, मान लो ए इस पॉइंट पर क्या है, बैलेंस हो रहा है, यानी इसी पॉइंट पर ये आई एक्सिस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो मान लो इस पर हमने एक एंड पर फोर्स इसका F1 लगा दिया, दूसरे एंड पर इसका फोर्स हमने क्या लगा दिया, F2 लगा दिया। अब यहाँ से एयर डिस्टेंस हम D1 लेते हैं और यहाँ से सेकेंड फोर्स का डिस्टेंस हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या L1 L2, चूँकि फिगर में L1 L2 दिया हुआ है तो L1 ही लिखते हैं। L1 है और यहाँ पे क्या है, L2 है। तो कह रहा है कि इन अदर वर्ड ए बॉडी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज 0। तो अब ऐसे केज में जब ये बैलेंस फॉर्म है, तो जब बैलेंस फॉर्म होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ग्रैंड सम इसका क्या होगा, 0 हो गया। तो इन फैक्ट आप ये कर सकते हैं कि फॉर द बैलेंस फोर्स तो सिस्टम विल बी इन, तो आप यहाँ लिखते हैं इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर हमारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उस केज में मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट आर्म यानी F1 L1 माइनस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड आर्म L2 इक्वल टू 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो अब इसमें हम लिख सकते हैं F1 L1 इक्वल टू F2 L2। अब मान लीजिए हम कि F1 L1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म पर एंटी क्लॉकवाइज है, या जो कि यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन दिखाया है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो हमारा F2 L2 का रिजल्ट आ रहा है वह क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आप यहाँ लिखते हैं एंड F2 L2 इक्वल टू टाउ टू। अब इसको लिखते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टाउ1 प्लस टाउ2 जो हमारा पहला इक्वेशन बना था इक्वल टू 0 और दैट मीन्स ग्रैंड टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। अब यहाँ पे दिया कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0, देन इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन तो हो जाएगा टॉर्क EXT ऑन एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू ग्रैंड I फर्स्ट पार्टिकल टू n पार्टिकल पर जाते हैं तो हो जाएगा टाउ I
और टाउ वाई को, क्योंकि कल नेक्स्ट इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रूव किए थे, dl/dt, यानी चेंज द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क को 0 सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं? 0 सपोज करते हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया है। तो अगर यहाँ पे टॉर्क ext = 0 पुट करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या जाएगा? dl/dt = 0, and that means L is, that means L = 0 और कांस्टेंट। यह इसके पहले वाली वीडियो में प्रूफ भी है कि L क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऐसे केज में अगर हम आते हैं तो इस केज में हमारा एक रिजल्ट और यहाँ पे डिफाइन हो सकता है, और वो डिफाइन हो सकता है कि टॉर्क एक्सटर्नल, टॉर्क ext = एक फार्मूला होता है I × अल्फा। अब चूँकि अभी I हम लोग पढ़े नहीं हैं, I इज द कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अब ऐसे केज में अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 लेते हैं, तो चूँकि I का फार्मूला m × r अभी तक है कि ये पढ़ा नहीं गया है, अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाउ एक्सटर्नल = I × अल्फ़ा होता है, और इस केस में हम क्या लेंगे? I अल्फ़ा = 0 लेंगे, तो हमारा टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस टर्म में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में I को डिफाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का टर्म प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम आ रहा है। क्या रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम से आएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में डिफाइन क्या करना है हमको? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में डिफाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम ए बॉडी विल बी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ algebraic sum of the moments of all forces acting on the body about a fixed point is 0। तो हमको ये क्या बताना है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर किसी एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, तो उस पॉइंट पर जो एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो इसके लिए चूँकि फिगर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी फिगर को हम से प्रूव करेंगे। तो इसमें दिया है कि बाई कन्वेंशन we take anti-clockwise movements of the positive and clockwise movement of the negative. It means for the rotational equilibrium of the body, sum of anti-clockwise movements about a fixed point is equal to the sum of clockwise movements about the same point। तो अब इसमें एक फिगर दिया हुआ है, और ये हमारा इसका बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। अब मान लो कि ए हमारा पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया, और ए पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। अब यहाँ पे जो रोटेशनल पॉइंट है, पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस हम d1 लेते हैं, और इस पॉइंट से, रोटेशनल पॉइंट से बी का डिस्टेंस d2 लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर फोर्स F1 है और यहाँ पे फोर्स F1 है, F2 है, तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम लोग लिखते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब ऐसे केस में, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इलस्ट्रेशन द प्रिंसिपल, लेट अस द टेक आइडियल कवर कंप्रेसिंग ऑफ ए लेंथ ऑफ रॉड ए बी ऑफ द नेग्लेबल मास। यानी जो रॉड हमने ए बी लिया है, या इसके मास को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे
ये जो पॉइंट हमने जो यहाँ पे ट्रायंगल सा बनाया है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। फलक्रम मीन्स होता है पॉइंट ऑन विच ए बॉडी भी रोटेट। तो कोई भी एक रिजिड बॉडी जिस पॉइंट पे रोटेट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। एंड रॉड का चूँकि मास हमने नेग्लेबल लिया है, तो ये शीशा, अब जैसा कि फिगर में दिया है कि मान लो कि एक शीशा, जैसे बच्चे बेंच पर ऊपर नीचे होते हैं, तो ये शीशा का कंडीशन है, तो उसके नेग्लेबल मास को लेकर हम परफॉर्म करते हैं। तो टू फोर्सेस F1 एंड F2 पैरेलल टू द ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द लीवर rod of the applied at the end of A and B. Let R be the reaction of the support at the fulcrum. The R is the directed opposite to the force F1 and F2. तो अब ऐसे केस में हम सॉल्व करेंगे। तो जब R हमने R क्या सपोज किया है? R is the directed positive to the forces. तो R is the reaction of the support. तो अब हम लिखते हैं R is the रिएक्शन फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हमारा मीनिंग यहाँ पे चल रहा है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा तो इस केस में हम सकते हैं R माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, या इसको हम सकते हैं R इक्वल टू F1 प्लस F2। यानी उस पूरे शीशा का या उस रोटेटिंग बॉडी का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स होगा, उसका जो सम होगा वह हमारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। अब ऐसे केस में अब लिखते हैं कि फॉर द रोटेशनल मोशन algebraic sum is 0. Algebraic sum is 0। तो अब जब algebraic sum 0 हो जाएगा तो फोर्स का, तो फोर्स निकालने के लिए F1 D1 माइनस F2 D2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ऐसे में ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा F1 D1 इक्वल टू F2 D2। तो जब हम F1 और D2 पा जाएंगे तो अब इसमें समझें कि इस टर्म को हम कहते क्या हैं। टर्म को कहते क्या हैं? तो अब इसमें जगह F1 जो है लोड है, F1 को क्या कहते हैं? लोड है। F2 क्या है? इफर्ट है। इफर्ट है। D1 क्या है? तो D1 को हम लोग कहते हैं लोड आर्म कहेंगे, क्योंकि जब F1 लोड है तो D1 लोड आर्म हो जाएगा और E2 जो होगा वो हो जाएगा इफर्ट आर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम लोगों का यही तक टर्म का है था इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के बाद थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द ग्रेविटी एंड एंगुलर मोशन इक्वेशन। थैंक यू।